गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम हार्डमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। पिछला जो हमारे लेक्चर दोनों हुए हैं हार्डमोनिया के लिए, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड में हमने हार्डमोनिया का क्लासिफिकेशन, उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, इंट्रोडक्शन, हैबिटेट्स, बॉडी स्ट्रक्चर्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, इन सभी को विद डायग्राम डिटेल से हमने पढ़ा, स्टडी किया। उन सभी के जो माइन्यूट फीचर्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्यप्रणाली कैसी होती है, उन सभी को हमने देखा। हमने ब्लड वेस्कुलर सिस्टम तक पिछले लेक्चर में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है नर्वस सिस्टम ऑफ हार्डमोनिया, और दूसरे सिस्टम्स भी पढ़ेंगे। और आज जो हमारा ये हार्डमोनिया का पूरा जो चैप्टर है इसे फिनिश करेंगे हम। नर्वस सिस्टम की बात करें तो तंत्रिका तंत्र का जो कार्य होता है वो प्राणी को बाहरी संवेदनाओं से अवगत कराना होता है। बाह्य वातावरण में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं उन सब के प्रति जो एनिमल है वो रिस्पॉन्ड कैसे करता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्वस सिस्टम के ऊपर होती है। एनिमल जितने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होंगे, नर्वस सिस्टम भी उनका उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। अगर आप कहीं रास्ते पे चल रहे हैं और आपको अचानक से कोई कांटा चुभ जाता है, कोई नुकीली चीज़ आपके पैर में चुभ जाती है, तो आपका तुरंत पैर ऊपर की ओर खिंच जाता है, वहाँ से हट जाता है। ये एक तरह से जो रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है वो नर्वस सिस्टम की वजह से है, क्योंकि बाहर के वातावरण की संवेदना हमारे शरीर तक पहुँच रही है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी नर्व का नेट प्रेजेंट है जो इन सूचनाओं को हमारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन तक पहुंचा रहा है। हार्डमोनिया जैसा हमने स्ट्रक्चर में पढ़ा, इतना कोई कॉम्प्लेक्स एनिमल नहीं है, बहुत ही सरल प्रकार का है। इसके सारे सिस्टम भी बहुत ही सरल प्रकार के हैं, ज़्यादा गमन इसमें नहीं पाया जाता। इसीलिए इसका जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही सरल प्रकार का होता है। उस नर्वस सिस्टम में मुख्य रूप से दो चीज़ें पाई जाएंगी। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम पढ़ें तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड उसका पार्ट होते हैं, बेसिक पार्ट होते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इनके अंदर ब्रेन जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती, उसकी जगह पे नर्व गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेन की तरह काम करते हैं। उन गैंग्लियन से डिफरेंट टाइप की नर्व्स बाहर की ओर निकली रहती हैं जो इसके विभिन्न ऑर्गन्स को जाती हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है, तो इसके जो नर्व्स होती हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो वयस्क हार्डमोनिया होगा उसका जो तंत्रिका तंत्र होता है वो सरल प्रकार का, बहुत ही अल्प विकसित होता है, जिसमें नर्व गैंग्लियन प्रेजेंट होते हैं और जो सेरेब्रल गैंग्लियन कहलाते हैं और वो ब्रेन की तरह काम करते हैं। सेरेब्रल गैंग्लियन अधिकांश ट्यूनिकेट्स में ये जो सेरेब्रल गैंग्लियन होते हैं ये न्यूरल ग्लैंड के पास में पाए जाते हैं। इनके जो न्यूरॉन्स होते हैं वो द्विध्रुवीय, डाइपोलर या मल्टीपोलर हो सकते हैं, तथा इनकी बॉडी में होने वाली रिफ्लेक्स एक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से सेरेब्रल गैंग्लियन को इंक्लूड किया गया है ये वाले सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जैसा कि हम जानते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से निकलने वाली तंत्रिकाएं आती हैं, विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं जो विभिन्न भागों को जा रही हैं। इसमें दिया हुआ है 3 एंटीरियर एंड 2 पोस्टीरियर नर्व्स, केवल इतनी ही पाई जाती हैं, क्योंकि बहुत ही सरल प्रकार का है तो इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। हम ये डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये वाला नर्व गैंग्लियन है बिल्कुल सेंटर में, जो ब्रेन की तरह काम करता है, सेरेब्रल गैंग्लियन भी कहते हैं। ये एट्रियल अपर्चर, ये ब्रैंकियल अपर्चर, और इन अपर्चर्स के लिए निकलने वाली ये नर्व्स दोनों साइड। इस तरह से ये गैंग्लियन और नर्व मिलके हार्डमोनिया का ये पूरा सिस्टम बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम में विभिन्न प्रकार के ग्राही अंग, सेंस ऑर्गन्स आते हैं जो बाहर की सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और प्राणी को संवेदनशील बनाते हैं। इनमें आपको कुछ अंगों के नाम दिए हुए हैं। सबसे पहला है टेंगो रिसेप्टर्स, हिंदी में इनको स्पर्शग्राही अंग कहते हैं।
ये स्पर्श के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा ये कोशिकाएं टेस्ट और साइफन के जो किनारे होते हैं उन पर स्थित होती हैं। टेंगो रिसेप्टर्स जो होते हैं, जो टेस्ट होगा, बाहर का जो आवरण होगा, उस पर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाएंगी जो जंतु को स्पर्श का ज्ञान कराएंगी। इसी के साथ दूसरे नंबर पे हम देखते हैं फोटो रिसेप्टर्स। फोटो मीन्स लाइट, लाइट को ग्रहण करने वाले प्रकाश के प्रति संवेदनशील अंग। इनमें वर्णक कोशिकाएं पाई जाती हैं तथा लाल वर्णक के कण पाए जाते हैं। ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं? टेस्ट और साइफन के किनारों पर स्थित होते हैं। ये चोल जो टेस्ट होता है उसके असंवहनीय क्षेत्र तथा संवहनीय क्षेत्र में एम्पुला के ऊपर स्थित होते हैं फोटो रिसेप्टर्स। तो सेंस ऑर्गन्स की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले स्पर्शग्राही, फिर प्रकाशग्राही, और दूसरे नंबर पे हम देखते हैं यहाँ पे कीमो रिसेप्टर्स। कीमो रिसेप्टर मीन्स रसायन संवेदी। जैसा हमारे शरीर में हम देखते हैं, हमारे शरीर में फोटो रिसेप्टर्स क्या हैं? हमारी आँखें। रसायन संवेदी के रूप में हमारी क्या आती है? नाक और जीभ स्थित होती है। उसी के साथ कीमो रिसेप्टर्स में मुख्य इसमें अंग पाया जाता है, वो होता है डोर्सल ट्यूबरकल, जिसे हम कहते हैं पृष्ठ गुलिका। ये डोर्सल ट्यूबरकल जो होती है, ये एक छोटी संवेदी रचना होती है। ये छोटी संवेदी रचना मुख्य रूप से गंध व स्वाद का पता लगाने का कार्य करती है। इस प्रकार यह रचना जो उपस्थित होगी, इसकी स्थिति के बारे में हम बात करते हैं, तो ये गिल पूर्वी क्षेत्र में स्थित होगी। गिल पूर्वी क्षेत्र में स्थित होगी। प्रत्येक पाली में इसकी में 3 कुंडलित नलिका रूपी रचना पाई जाती हैं, जिसमें पक्षमावी कोशिकाएं स्थित होती हैं तथा खुली नाल के रूप में यह स्थित होती है। तो जो हमारे शरीर में हमारी नाक और हमारी जीभ काम करती हैं, वो ही यहाँ पे ये डोर्सल ट्यूबरकल काम करती है, पृष्ठ गुलिका काम करती है। रियो रिसेप्टर्स, अगले रिसेप्टर्स की बात करें तो उसमें आता है रियो रिसेप्टर। रियो रिसेप्टर ये वाटर करंट कह सकते हैं हम, धाराग्राही, ये जल धारा के प्रति संवेदनशील होते हैं। जंतु पानी में रहता है तो उसके जल के प्रति धारा का बहाव कैसा है, वाटर करंट के प्रति संवेदनशील होते हैं तथा ये साइफन के सीमांत क्षेत्रों पर पाए जाते हैं, उनके किनारों पर स्थित होते हैं। इसी के साथ लास्ट में हम बात करते हैं थर्मो रिसेप्टर्स, जो तापग्राही होते हैं। ये विभिन्न प्रकार की संरचनाएं जो जंतु को ताप का ज्ञान कराती है। इस तरह इनके नर्वस सिस्टम में हम देख सकते हैं कि ये संवेदी अंग और नर्वस सिस्टम के 2 भाग, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम स्थित होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसा कि हम जानते हैं हार्डमोनिया एक हर्मेफ्रोडाइट, बाइसेक्सुअल या उभयलिंगी प्राणी होता है। उभयलिंगी प्राणी का मतलब इसमें दोनों में नर व मादा एक ही जीव में उपस्थित होते हैं। इसलिए सेल्फ फर्टिलाइजेशन से बचने के लिए इनमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है। प्रोटोगाइनी का मतलब यहाँ पे होगा, इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पहले मैच्योर हो जाते हैं, तो उनसे पहले ओवम सिक्रेट होने लगते हैं, जिससे इनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन, स्वयं निषेचन नहीं होता। स्वयं निषेचन नहीं होगा तो उसके स्थान पे इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा। इनमें गोनेट्स जो होते हैं, जनन जो होते हैं, उनकी जो संरचना होती है वो बात करें हम तो ये डायग्राम में हम देख सकते हैं कि इस डायग्राम में दोनों जो गोनहेड हैं वो हमको दिखाई दे रहे हैं। टेस्टिस एंड ओवास इसमें प्रेजेंट हैं, दोनों यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो गोनेड होते हैं, gonad consists of 10 to 25 distinct lobes arranged in 2 rows and 1 median lobe at the proximal end. Each lobe is bisexual and has an outer large brick color. हम देख सकते हैं इसमें डायग्राम में देखें तो एक वृषण जो होंगे, टेस्टिस जो होंगे, एक छोटे गुलाबी आंतरिक अंडाशयी भाग में पाए जाते हैं। वृषणीय भाग में वृषणीय नलिकाएं उपस्थित होंगी तथा अंडाशय के लिए ओविडक्ट इसमें प्रेजेंट होंगी। आगे बात करें हम गैमीट्स।
गैमिट्स में स्पर्म के बारे में देखें, हेड, मिडिल पीस एंड टेल जो स्ट्रक्चर होता है, जनरलाइज स्ट्रक्चर वो उसमें दिखाई दे रहा है, लेकिन पॉलीमॉर्फिज्म में पाई जाती है, अलग अलग संरचना के इसमें स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ओवम की बात करें तो माइक्रोलेसिथल होता है, जिसमें जो योक अमाउंट होता है बहुत कम होता है, और जो योक होता है वो पूरे एग में डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, इसीलिए इसे होमोलेसिथल एग कह देते हैं। लार्ज एक्सेंट्रिक न्यूक्लियोलस इसमें प्रेजेंट रहती है, इसके ऊपर विटेलाइन मेम्ब्रेन, कोरियोनिक मेम्ब्रेन एंड फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसी के साथ एक्सक्रीशन की बात करें तो हार्डमोनिया जो होता है प्राइमरली एमिनोटेलिक जो होता है, अमोनिया डिफ्यूजेस अक्रॉस द फेरिंग्स इनटू द आउटगोइंग वाटर। हम जानते हैं जलीय जीवों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया उपस्थित होती है, क्योंकि अमोनिया के उत्सर्जन के लिए बहुत ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए वहाँ पर जल की प्रचुर मात्रा होती है। ये उत्सर्जी पदार्थ के रूप में अमोनिया को एक्सक्रीट करते हैं। इसके अलावा इनमें यूरिक एसिड, यूरेट आर नॉट एक्सक्रीटेड बट स्टोर इन द नेफ्रोसाइट्स। ये दोनों जो सब्सटेंसेस मैंने बताए हैं, यूरिक एसिड एंड यूरेट्स, वो दोनों नेफ्रोसाइट्स के अंदर स्टोर किए जाते हैं, जो बॉडी की ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन में काम में आते हैं। नेफ्रोसाइट्स accumulates in tissues like pericardium and mantle and are lost in with the death of animal. This is called the storage excretion. जब जंतु की जो डेथ होती है ये उसी के साथ पानी में मिलते हैं, इसीलिए इसे स्टोरेज एक्सक्रीशन भी कहते हैं। डेवलपमेंट में स्पर्म ओवा के मिलने के बाद इनमें एक लार्वा बनेगा। हार्डमोनिया का जो लार्वा होगा उसे टेडपोल लार्वा कहेंगे। उसमें एक विशेष प्रकार का परिवर्तन पाया जाता है जिसे प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। प्रतिगामी कायांतरण में रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस में जो हार्डमोनिया होता है वो तो बहुत ही सिंपल फॉर्म वाला होता है, लेकिन लार्वा बहुत एडवांस करैक्टर वाला होता है। लार्वा एडल्ट से एडवांस करैक्टर वाला होता है। जैसे जैसे मेटामॉर्फोसिस आगे चलती जाती है तो ये जो लार्वा के जो कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स हैं, जो जटिल लक्षण हैं, वो सरल लक्षणों में बदल जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को हम प्रतिगामी कायांतरण कहते हैं। इस प्रतिगामी कायांतरण के लिए हम अलग से पूरा चैप्टर आपको समझाएंगे, बताएंगे। तो परिवर्धन के लिए हम बात करें, हार्डमोनिया में जो क्लीवेज से प्रारंभ होगा, क्लीवेज जो होगा वो होलोब्लास्टिक होगा, पूर्णवंजी होगा। पूर्णवंजी मतलब कि इसका जो युग्मनज था, जो अंडा था, उसमें पीतक की मात्रा कम थी और पूरी तरह से वितरित थी। तो इसमें जो क्लीवेज होगा पूरे अंडे को क्लीव करेगा, पूरे अंडे को विदलित करेगा, इसीलिए पूर्णवंजी विदलन पाए जाएंगे। और निर्धारी प्रकार का डेटर्मिनेट टाइप का होगा। इसमें जितने भी ब्लास्टोमियर्स बनेंगे उनका, निर्धारी का मतलब होता है जितने भी ब्लास्टोमियर्स में बने हैं उन सभी का जो फेट होता है वो फिक्स हो गया है। इस तरह से हम विदलन को यहाँ पे बता सकते हैं। ये पूरा आपका हार्डमोनिया यहाँ पे कंप्लीट होता है। धन्यवाद।